Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, today we will talk about the different drug that have their effect on the gastrointestinal system. यानी वो ड्रग्स जो कि GI सिस्टम के प्रॉब्लम्स के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है, जिस तरह एमेटिक से कॉन्स्टिपेशन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, नाज़िया है, फूड है, गैस है, डायरिया है। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ जो कि GI सिस्टम के साथ रिलेटेड है, यानी गैस्ट्रो प्लस इंटेस्टिनल सिस्टम के साथ रिलेटेड है। और इस प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए वो कौन से ड्रग्स हैं जो कि मोस्टली हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ये है कि GI सिस्टम की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो कौन से ड्रग्स हैं जिसको हम मोस्टली अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एंटी एमेटिक ड्रग्स, यानी आज की जो लेक्चर्स है या इसके बाद जितने भी उसके पार्ट्स आ रहे हैं, तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो टॉपिक्स हम इस लेक्चर्स में कवर करेंगे, उसमें है एंटी एमेटिक्स, परगेटिव्स, एंटासिड्स, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, एंटी डायरियल एंड हिस्टामाइंस। तो ये वो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स को, मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ जो कि GI सिस्टम या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के साथ रिलेटेड है, यानी स्टोमच प्लस इंटेस्टाइन के साथ रिलेटेड है, उसको हम जो है इस लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी जस्ट इट एन एग्जांपल, जिस तरह हम PPIs यानी प्रोटॉन पंप, एसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल हम यूज़ कर लेते हैं। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, एक्शंस क्या है, डोजेज क्या है, रूट इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड रोल ऑफ नर्स। तो मतलब यह है कि हर एक सिस्टम, यानी जिस तरह PPIs ड्रग्स है जिसको हम हाइपर एसिडिटी या जितनी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम जो है मोस्टली यूज़ कर लेते हैं, तो उसके जितनी जो भी कंपोजिशन है, एक्शंस है, डोजेज है, रूट इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, तो मतलब ये है कि हर एक ड्रग्स की जो क्लास है उसकी जितनी भी ये कंपोजिशन, एक्शंस है, उसके रिलेटेड जो है हम डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन करें। एंटी एमेटिक ड्रग्स, द क्लास दैट इज़ रिलेटेड विद टुडेज टॉपिक इज़ एंटी एमेटिक ड्रग्स। यानी एंटी एमेटिक ड्रग्स क्या है? एंटी एमेटिक आर द ड्रग विच प्रिवेंट और कंट्रोल द वॉमिटिंग एंड नाजिया। वो ड्रग जिसको हम वॉमिटिंग और नाजिया के लिए हम पेशेंट को दे देते हैं, या वो ड्रग जिसको हम वॉमिटिंग और नाजिया की प्रिवेंशन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं एंटी एमेटिक्स। यानी एमेटिंग का मतलब यह है वॉमिटिंग और नाजिया, एंटी का मतलब यह है द ड्रग विच वी मे यूज़ अगेंस्ट दिस टू टाइप ऑफ डिजीज़। वोमिटिंग, नाजिया का मतलब यह है फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, या ये एक फीलिंग होती है, सिकनेस टाइप की सिम्टम्स होती है। ये दोनों वोमिटिंग एंड नाजिया जो है ये सिम्टम्स होती है और ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ को इंडिकेट करती है। यानी वोमिटिंग, नाजिया ये सिम्टम्स है और इसके बैक पे कोई रैशनल्स होती है, कोई डिजीज़ होती है, कोई पैथोलॉजिकल या कोई डिजीज़ या कोई भी रीजंस हो सकते हैं। तो एंटी एमेटिक वो ड्रग्स है जिसको हम यूज़ कर लेती है नाजिया एंड वोमिटिंग की प्रिवेंशन। अब उसकी ये क्लासिफिकेशन है, यानी एंटी एमेटिक जितनी भी ड्रग्स है इसको हम इस 4 जो है क्लासेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट ड्रग इसको हम कहते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट, यानी 5-HT3 एंटागोनिस्ट। अब ये क्या है, इसको हम जो है उसकी एक्शंस में या उसकी जो मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस होती है उसमें हम डिस्कस करेंगे। और उसकी जो एग्जांपल्स है, यानी 5-HT3 एंटागोनिस्ट की जो एग्जांपल है वो ये 3 एग्जांपल्स है, जिसमें ओंडासेरोटोन है, ग्रेनिसेट्रॉन है और डोलासेट्रॉन है। तो ये 4 एग्जांपल, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि अगर पेपर में पूछा गया कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट इसके एग्जांपल्स जो है वो कौन कौन से हैं, तो ओंडासेट्रॉन, इस तरह ग्रेनिसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन, ये जो है 3 इसके एग्जांपल है। इसके बाद जो दूसरा क्लास है इसको हम कहते हैं प्रोकाइनेटिक या डोपामीन एंटागोनिस्ट, और इसके ये 3 एग्जांपल्स है, यानी प्रोकाइनेटिक्स के अगेन 3 एग्जांपल है, जिसमें डोमपेरिडोन है, ओलिंजापाइन है एंड मेटोक्लोप्रामाइड। तो ये 3 एग्जांपल जो है ये प्रोकाइनेटिक ड्रग्स की एग्जांपल है। इसके बाद जो थर्ड क्लास है इसको हम कहते हैं एंटीहिस्टामाइंस, और एंटीहिस्टामाइंस के मज़ीद जो है वो ये उसके फैमिली मेम्बर्स है, ये उसके क्लास मेम्बर्स है। और इसकी जो एग्जांपल्स है वो है साइक्लिजीन, डाइफिनहाइड्रामीन, मेक्लोजाइंस, इस तरह प्रोमेथाजीन एंड हाइड्रोक्साइजीन। तो ये 4 या 5 जो है ये एंटीहिस्टामीन की एग्जांपल है। अब एंटीहिस्टामीन की मोड ऑफ एक्शंस क्या है, वो किस तरह जो है वो एंटी एमेटिक ड्रग के तौर पर यूज़ होते हैं, उसके बारे में हम जो है वी विल स्टडी इन अ वेरी डिटेल। एंटीकोलिनर्जिक, तो एंटीकोलिनर्जिक की ये 2 एग्जांपल है, इसमें है हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमाइन। तो ये 2 एग्जांपल, हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमाइन, ये एग्जांपल है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, यानी जितनी भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली, तो क्लासिफिकेशन की हमने एग्जांपल्स जो है वो हमने कवर कर ली कि एंटीहिस्टामिन्स की या डोपामिन्स की या एंटीकोलिनर्जिक या 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो है उसके एग्जांपल्स क्या। अब हम उसके मोड ऑफ एक्शंस जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो है वो 5-HT3 यूज़ होता है अगेंस्ट वोमिटिंग, या किस तरह प्रोकाइनेटिक यूज होता है अगेंस्ट वोमिटिंग। तो मतलब ये है कि इसकी लॉजिक्स क्या है, वो कौन कौन से फिजियोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर अपना फंक्शंस कर देता है। तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट, तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट यानी 5-HT3 का मतलब यह है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, यानी HT3 का मतलब यह है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। और ये एग्जांपल्स है प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की, और इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की इसके सब टाइप्स है। और इसके साथ जो दे ब्लॉक सीरोटोनिन रिसेप्टर इन CNS, सीरोटोनिन जो रिसेप्टर्स है ये उसको, यानी सीरोटोनिन जो रिसेप्टर्स है ये उसको ब्लॉक कर देता है। यानी 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो है ये ब्लॉक कर देता है सीरोटोनिन रिसेप्टर्स को, यानी HT3 को हम सीरोटोनिन भी कहते हैं, और ये जिस रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है उसको हम कहते हैं सीरोटोनिन रिसेप्टर्स। और देखिए सीरोटोनिन रिसेप्टर्स का फंक्शंस क्या है, यानी अगर इसको ब्लॉक किया जाए तो किस तरह वोमिटिंग जो है या नाज़िया को स्टॉप किया जाता है। तो सीरोटोनिन रिसेप्टर जो है इसके सेवरल बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल जो है वो फंक्शन है या इसके प्रोसेस है, जिस तरह एग्रेशन, एंग्जाइटीज़ है, एपिटाइड है, और इसके साथ साथ नाज़िया एंड थर्मो रेगुलेशन। तो ये इसकी एग्जांपल्स है, यानी इसका जो फंक्शंस है ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोसेस जो है ये इसमें इन्वॉल्व होती है, यानी नाज़िया, वोमिटिंग, इस तरह एग्रेशन, एंग्जाइटी, एपिटाइड ये इसमें इन्वॉल्व होती है। अगर हम उसको ब्लॉक करें तो एज ए रिजल्ट ऑफ देयर ब्लॉकेज, यानी अगर सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाए तो ये जितने भी फंक्शन जिसकी हमने जिक्र की, ये जितनी भी प्रोसेस जिसकी हमने जिक्र की, यानी एग्रेशन, एंग्जाइटी, एपिटाइड जो है, इसके साथ मेमोरी, नाज़िया, स्लीप, तो ये जो है ये ब्लॉक होती है, और इस तरह जो हमारा मेन टारगेट है जो कि नाज़िया के साथ रिलेटेड है वो स्टॉप हो जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, सो दे कैन बी यूज्ड टू ट्रीट पोस्ट ऑपरेटिव एंड साइटोटॉक्सिक या कीमोथेरापिक ड्रग इंड्यूस वोमिटिंग। और इस तरह ये मोस्टली जो है ये यूज़ होता है कीमोथेरापी, यानी वो पेशेंट जो कि कैंसर के पेशेंट्स होती है जिसको कीमोथेरापी हो रही हो और कीमोथेरापी की वजह से उसको वोमिटिंग हो रहा है, तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो है ये सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। और इस तरह जितनी भी कीमोथेरापी के पेशेंट्स होते हैं या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं जिसकी अभी रिसेंटली कोई सर्जरी हो गई हो, तो उस पेशेंट में जो वोमिटिंग हो रहा है या वोमिटिंग की जो चांसेस होते हैं वो हम उसके ज़रिए से जो है वो स्टॉप कर लेते हैं। तो मतलब ये कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो है ये सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। सीरोटोनिन रिसेप्टर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो फंक्शंस है जिसकी हमने जिक्र की, इस तरह जब इस फंक्शंस को जो है स्टॉप किया जाए तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वोमिटिंग में बिकम स्टॉप। दूसरा जो क्लास है जिसको हम कहते हैं प्रोकाइनेटिक, या इसको हम कहते हैं डोपामीन एंटागोनिस्ट। दे ब्लॉक द डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर, आल्सो दे प्रमोट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी एंड क्विक गैस्ट्रिक एपेटाइट। तो दूसरा जो एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं प्रोकाइनेटिक या डोपामीन एंटागोनिस्ट, तो इसका मतलब यह है कि जो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है ये इसको ब्लॉक कर देता है, यानी जो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है इसको ब्लॉक कर देती है, और ये एंड टू एंड जितने भी नर्व्स होते हैं इसके दरमियान एज ए मैसेंजर जो है ये काम कर देते हैं। और जब ये स्टॉप हो जाए तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जो वोमिटिंग्स होती है वो स्टॉप होती है। अब देखिए डोपामीन, यानी डोपामीन अगर इसकी एगोनिस्ट की हम बात करें तो इसका काम क्या है, यानी इसकी जो फंक्शंस है डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो इसका काम क्या है। तो इसका काम है मोमेंट, मेमोरी, प्लेजरेबल, रिवर्ड, बिहेवियर, इनकॉग्निशन, अटेंशन, इनहिबिशन ऑफ प्रोलेक्टिन, मूड एंड लर्निंग। तो ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ये फंक्शंस है। अगर हम उसको स्टॉप किया जाए तो इसकी वजह से जो है वोमिटिंग्स ये भी स्टॉप होती है। और इसके साथ साथ जब प्रोकाइनेटिक्स या डोपामीन एंटागोनिस्ट ये हो जाए तो ये प्रमोट कर लेती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी को, यानी जीआई ट्रैक्ट की जो मोटिलिटीज़ है उसको जो है इंक्रीज़ किया जाता है। और इसके लिए इसके साथ साथ क्विक गैस्ट्रिक एपेटाइट होती है, यानी जल्दी से जो फूड कंटेंट्स होती है स्टोमेज के अंदर वो चला जाता है इंटेस्टाइन में, और इस तरह
बाहर इन्वायरमेंट तक उसको जो है एक्सक्रीट किया जाता है। तो मतलब यह है कि जितना भी फूड कंटेंट होता है वो एक्सक्रीट होता है थ्रू रेक्टल रूट, थ्रू इंटेस्टिनल रूट, और इस तरह वोमिटिंग जो फिनोमेना है वो स्टॉप होती है। तो मतलब यह है कि प्रोकाइनेटिक या डोपामिन एंटागोनिस्ट ये डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसको भी ब्लॉक कर देती है, और डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर के अपने अलग से जो है वो फंक्शन है। और इसके साथ इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या विजिबल रोल है वो ये है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंक्रीज जितना भी फूड कंटेंट होता है इनसाइड द गैस्ट्रिक वो चला जाता है इनटू द इंटेस्टाइन, और इजीली जो है विद द स्पीड वो रेक्टल रूट के जरिए जो है वो एक्सक्रीट किया जाता है। थर्ड जो है इसको हम कहते हैं एंटीहिस्टामाइन। तो एंटीहिस्टामाइन क्या है? दे ब्लॉक द हिस्टामाइन न्यूरोट्रांसमीटर एंड दे एक्ट बाय एन इफेक्ट ऑन वोमिटिंग सेंटर एंड बाय प्रोड्यूसिंग सेडेशन। तो एंटीहिस्टामाइन जो है ये यूज़ होता है, यानी ये स्लाइटली सेडेशन काज कर लेती है, और जो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है इनसाइड द एसोफेगस उसको स्टॉप कर लेती है। यानी मतलब यह है कि ये एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को स्टॉप कर लेती है विद द प्रोसेस ऑफ सेडेशन। यानी ये सेडेशन जो है इस तरह इंड्यूसिंग इफेक्ट क्रिएट कर लेती है, सेडेशन काज कर लेती है, और इस सेडेशन की वजह से जो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वोमिटिंग काज होती है वो स्टॉप होती है। और ये हिस्टामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये इसके ऊपर जो है ये अपना फंक्शंस कर लेती है, और ये जो है इसके अलग से जो है ये अपने रोल है, यानी हिस्टामिन की जो रोल है हिस्टामाइन सिस्टम्स की ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, जिस तरह कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेशन, सुप्रेशन ऑफ ईटिंग एंड कॉग्निटिव रोल। तो मोस्टली सुप्रेशन ऑफ ईटिंग जो है इसके पीछे इसकी ये लॉजिक्स हो सकता है। और दूसरा ये है कि जो नर्व्स होती है जो कि लीड कर लेती है एसोफेगस को, जिसकी वजह से एंटी पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट स्टार्ट होती है, ये इसको सेडेट कर लेती है, और एज रिजल्ट ऑफ दिस सेडेशन वोमिटिंग जो है वो स्टॉप होती है। फोर्थ जो है इसको हम कहते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ब्लॉक द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन इन सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए एंटीहिस्टामाइन की तरह एंटीकोलिनर्जिक जो है ये एंटीकोलिनर्जिक ये एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इसको स्टॉप कर लेती है, और इस तरह जब इसको इनहेबिट किया जाए तो जितने भी इनवॉलंटरीज मूवमेंट होती है ये स्टॉप होती है। यानी एसिटाइलकोलिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी जितने भी इंटरनल या जितने भी विसरल ऑर्गन्स है उसकी जो मूवमेंट्स होती है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखिए जेस या एसोफेगस की जो मूवमेंट है जिसको हम एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ये भी जो है एक रीजन से एक इनवॉलंटरी जो है ये एक एक्शन है जो कि हमारी कंट्रोल्स में नहीं है। अब एंटीकोलिनर्जिक जो है ये एसिटाइलकोलिन की जो सेंट्रल या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है जो कि इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है, इनवॉलंटरी मूवमेंट क्रिएट करता है, ये उसको स्टॉप कर लेती है। और जब इनवॉलंटरी मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाए तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है इनसाइड द एसोफेगस वो स्टॉप होती है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वोमिटिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो मतलब ये है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जितने भी 4 क्लासेस हमने एंटी एमेटिक ड्रग्स के बारे में जो है वो पढ़ ली थी, तो अब उसकी एग्जांपल और उसकी जो मैकेनिज्म्स है, यानी वो कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या वो कौन से फिजियोलॉजिकल सिस्टम उसके ऊपर इफेक्ट कर लेती है, और वो कौन से इसकी हार्मोन्स या वो कौन से इसकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके ऊपर ये अपना फंक्शंस कर देता है। अब उसकी डोजेज है, अगर हम डोज ले लें वो ड्रग जिसको हम एक सिंगल टाइम पे ले लेते हैं तो उसको हम डोज कहते हैं। तो अगर हम डोज की एग्जांपल ले लें कि हमने जो है वो मेटोक्लोप्रामाइड को, डोमपेरिडोम को हमने कितना जो है वो यूज़ करना है, तो ये है ड्रग्स, और इसके साथ साथ दूसरी साइड पे है डोजेज, यानी कितना जो है वो हमने लेना है एक सिंगल टाइम पे। तो हाई सीन ये 200 से लेके 600 mg ये सब कट हम यूज़ कर लेते हैं, और एक सिंगल टाइम में हम 200 से 600 जो है mg हम इसको ले सकते हैं। डाईसाइक्लोमाइन जो है ये 40 mg जो है वो 6 आवर ले, यानी 40 mg अगर हम दे दें तो आफ्टर 6 आवर अगेन हम 40 mg जो है एक पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन नॉट बिफोर 6 आवर। साइक्लाजीन ये 50 mg 4 to 6 आवर, यानी 4 to 6 आवर के ड्यूरेशन में हमने जो है वो 50 mg देना है। मिक्लाजाइन जो है ये 25 mg पर डे, यानी 24 आवर में हमने जो है वो 25 mg देना है। मेटोक्लोप्रामाइड जो है ये 10 mg एट सिंगल टाइम पे हम उसको दे सकते हैं। डोमपेरिडोन ये 10 से लेके 20 mg 4 to 6 आवर के ड्यूरेशन में हम ये दे सकते हैं। ऑनडासेट्रॉन जो है ये 8 to 16 mg जो है हम पेशेंट को एट सिंगल टाइम पे दे। इंडिकेशन, अब देखिए इंडिकेशंस क्या है, तो स्लाइटली इंडिकेशन हमने इसकी पढ़ ली। इंडिकेशन का मतलब यह है कि कौन सा क्लास जो है वो कौन से टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं।
यानी वोमिटिंग, जिस तरह हमने बात की कि नाजिया एंड वोमिटिंग जो है ये सिम्टम्स है और इसके पीछे कोई डिजीज़ हो सकती है। जिस तरह हमने कैंसर्स के बारे में बात की, कीमोथेरेपी ड्रग्स के बारे में बात की, अब वो कौन से ड्रग्स है इन 4 क्लासेस में से जिसको हम मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन जिसको हम कहते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट, इसको हम यूज़ कर लेते हैं द मैनेजमेंट ऑफ नाजिया एंड वोमिटिंग एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी, यानी कैंसर की ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। अगर कीमोथेरेपी की वजह से ह्यूमन बॉडी को वोमिटिंग्स हो रहा तो उस वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए हम 5-HT3 एंटागोनिस्ट की जितनी भी एग्जाम्पल है, उसकी जितनी भी ड्रग्स है वो हम यूज़ कर लेते हैं। एंटीहिस्टामिन सच एज डाइफेनहाइड्रामीन इज़ यूज फॉर मोशन सिकनेस एंड मॉर्निंग सिकनेस। तो मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस यानी अक्सर लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि मॉर्निंग के वक्त उसको वोमिटिंग हो रहा हो या वोमिटिंग की फीलिंग उसको हो रहा है। कुछ लोग इस तरह होती है जिसको मोशन सिकनेस यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेवल उसको वोमिटिंग हो रहा हो, तो उस वोमिटिंग को या इस को कम करने के लिए, मॉर्निंग सिकनेस को कम करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए हम एंटीहिस्टामाइन जो है वो यूज़ कर लेती है, जो कि सेडेशन को बेसिकली काज कर लेती है। मेटोक्लोप्रामाइड इज यूज फॉर गैस्ट्रिक इम्पेटाइंग इन पेशेंट रिसीविंग ट्यूब फीडिंग। और मेटोक्लोप्रामाइड जो है जिसकी हमने बात की थी कि ये गैस्ट्रिक जो मोटिलिटीज़ है इसको इंक्रीज़ कर लेती है, तो ये हम गैस्ट्रिक इम्पेटाइंग के लिए हम यूज़ कर लेती है। वो लोग जिसको ट्यूब फीडिंग हम यूज़ कर लेती है या वो जो कि फूड पॉइजनिंग के केसेस होती है तो उसको हम जो है गैस्ट्रिक इम्पेटाइंग्स के लिए हम जो है मेटोक्लोप्रामाइड जो है वो मोस्टली यूज़ कर लेती है। एंटीकोलिनर्जिक सच एज हायोसिन एंटीकोलिनर्जिक सच एज हायोसिन डाइसाइक्लोमाइन आर यूजफुल इन ट्रैवल सिकनेस। और इस तरह जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है जो कि एसिटाइल कोलिन को स्टॉप कर लेती है, तो ये भी हम मोस्टली यूज़ कर लेते हैं ट्रैवल सिकनेस में। यानी वो लोग जिसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रैवल उसको मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम ऑफ नज़िया और वोमिटिंग हो रहे हो, तो ये उसमें कम करने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक यानी जो कि एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर लेते हैं, हम मोस्टली यूज़ कर लेते हैं। काउंटरइंडिकेशन यानी प्रिकॉशन, अब वो कौन से ड्रग्स है जिसको हमने बहुत एहतियात के साथ जो है वो इस्तेमाल करना है, यानी इन क्लासेस ऑफ द ड्रग्स जो है इसके काउंटर इंडिकेशन कौन कौन से है, यानी वो कंडीशन जिसमें हमने ये ड्रग इस्तेमाल नहीं करने हैं वो कौन कौन से है। तो काउंटर इंडिकेशन का मतलब है द सिचुएशन वेयर वी कैन नॉट यूज़ द ड्रग्स। डाइफेनहाइड्रामीन इज काउंटरइंडिकेशन इन हाइपरटेंसिव पेशेंट। तो जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट होती है उसमें डाइफेनहाइड्रामीन जो है ये आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना है और ये मजीद उसके सिम्टम्स को सीवियर बना सकता है। मेटोक्लोप्रामाइड इज काउंटरइंडिकेशन इन सस्पेक्टेड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम। और जितने भी मेटोक्लोप्रामाइड के पेशेंट होते हैं जो कि सस्पेक्टेड पेशेंट होती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स के, जिस तरह अल्सर्स है या मुख्तलिफ किस्म की जो नाउन केसेज है उसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूज़ कशनली एंड रिड्यूस डोज इन रेनल इम्पेयरमेंट केशन। और जितनी भी पेशेंट होती है उसमें भी हमने जो है वो बहुत एहतियात के साथ जो है वो ये डोजेज इस्तेमाल करने हैं, यानी ये डाइफेनहाइड्रामाइन एंड मेटोक्लोप्रामाइड ये हमने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल करने उस पेशेंट में जिसको कोई रेनल प्रॉब्लम जो है वो हो रहा हो, क्योंकि उस कंडीशन में रेनल की जो एक्टिविटीज़ होती है वो इम्पेयर्ड होती है और उस पेशेंट के ऊपर उसका जो है वो मिजरेबल इफेक्ट हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, यानी इन क्लासेस की जो ड्रग्स है इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। हाइपोटेंशन, ये हाइपोटेंशन भी काज कर सकती है, कुछ पेशेंट में कंस्टिपेशन भी काज कर सकती है चूँकि ये इनवॉलंटरी मूवमेंट को स्टॉप कर लेती है इसमें से कुछ ड्रग्स, तो इसकी वजह से भी ये कंस्टिपेशन जो है ये काज कर सकती है। ड्राइनेस ऑफ माउथ काज कर सकती है। ब्लड विजन, पेन इन IM इंजेक्शन साइड काज कर सकती है। ड्राउजीनेस यानी फीलिंग ऑफ स्लीप इसी तरह जो है वो एक इफेक्ट कर सकती है। और रेक्टल इरिटेशन भी काज कर सकती है। फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन और इस तरह फोटो से यानी रेटिना के ऊपर भी इसका इफेक्ट हो सकते हैं। तो मतलब यह है कि ये उसकी कुछ एडवर्स इफेक्ट है जो कि हमने हर एक ड्रग्स के ग्रुप्स के बारे में हमने बात की थी कि हर ड्रग्स की कुछ साइड इफेक्ट और कुछ एडवर्स इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शन, अब वो कौन से ड्रग्स है जिसके साथ ये एंटी एमेटिक ड्रग जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। यूज एंटीहिस्टामाइन अदर CNS डिप्रेसेंट इंक्लूडिंग ओपियोइड्स एंड सिडेटिव हाइप्नोटिक ड्रग्स काजेज एडिक्टिव CNS डिप्रेशंस। तो मतलब ये कि जितने भी एंटीहिस्टामाइंस है जो कि सिडेशन को काज कर लेती है उसको हमने बहुत एहतियात के साथ ओपियोइड के साथ यानी जो पपी प्लांट से हम इस्तेमाल कर लेती है, जो कि मोस्टली हम पेन किलर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह सिडेसिव जो कि ड्राउजीनेस काज कर सकती है यानी जो कम इन्वायरमेंट काज कर सकती है। और हाइप्नोटिक्स जिसको हम इंसोम्निया के लिए, स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए दे देते हैं। तो मतलब ये कि जितनी भी ड्रग्स है ये भी सिडेशन काज कर सकती है। और अगर हम एंटीहिस्टामाइन यूज़ करें तो एंटीहिस्टामाइन भी सिडेशन काज कर सकती है। और इस तरह अगर हम दोनों कंबाइनली इस्तेमाल करें तो ये काज कर सकती है एडिटिव इफेक्ट, यानी ये एक बंदे को एडिक्ट भी कर सकती है, ये एक बंदे को इसका आदी भी बना सकता है। मेटोक्लोप्रामाइड इफेक्ट GI मोटिलिटी एंड अल्टर GI एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स सच एज सैलिसाइलेट्स, लियोडोपा, डायज़ेपाम, लिथियम टेट्रासाइक्लिन।
तो हमने बात की थी कि मेटोक्लोप्रामाइड जो है ये चूँकि जो जीआई मोटिलिटीज़ होती है उसको इंक्रीज़ कर लेती है और जीआई इम्पेटाइन या गेस्टिंग इम्पेटाइन जो है इसको फर्स्टर कर लेती है। तो अगर हम अदर ड्रग इस्तेमाल करें तो अदर ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन होती है, जिसकी एब्जॉर्प्शन जीआई सिस्टम्स में होती है, इंटेस्टाइन्स में होती है, तो ये उसको अफेक्ट कर लेती है, क्योंकि वो ड्रग ईजिली जो है वो रेक्टल रूट के ज़रिए जो है वो स्टूल के ज़रिए जो है वो ह्यूमन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, यानी अगर हम एक पेशेंट को एंटी एमेटिक ड्रग्स दे रहे हो तो हमने कौन कौन से बातों का जो है वो ख्याल रखना है, पेशेंट की हमने कौन कौन से एरियाज़ में और पेशेंट को हमने कौन कौन से जो है वो प्रिकॉशंस के साथ जो है वो हमने पेशेंट के साथ डील करना है, यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कौन सी रिस्क हो सकती है और इस रिस्क को हमने किस तरह जो है वो मैनेज करना है। असिस्ट द पेशेंट फॉर नाजिया, वॉमिटिंग एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि पेशेंट को नाजिया एंड वॉमिटिंग वो किस तरह हो रहा है, इसकी सेवेरिटीज़ क्या है और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस क्या है, यानी किस लिमिट तक उसने नाजिया एंड वॉमिटिंग की है, और इस बेस पे हमने उसको जो है वो जो है असिस्ट करना है और हम आगे जाके उसको जितने भी एंटी एमेटिक ड्रग्स हैं हम उसको दे देते हैं। डिक्रीज मेटोक्लोप्रामाइड डोज 50% ऑफ यूजुअल रिकमेंडेड डोज इफ क्रेटिनिन क्लियरेंस इज लेस देन 40 ml पर मिनट्स। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस, क्रिएटिनिन जो कि मुख्तलिफ किस्म के मसल्स में एंड प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है और किडनी इसकी जो है वो क्लियरेंस करता है, किडनी उसकी सिक्रीशन कर लेती है। तो वो पेशेंट जिसकी क्रिएटिनिन जो है वो 50% से जो है वो कम है, तो उस तरह के पेशेंट में भी हम मेटोक्लोप्रामाइड जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू कंज्यूम अल्कोहल व्हेन टेकिंग एन एंटी एमेटिक ड्रग्स। और जितनी भी एंटी एमेटिक ड्रग्स हम यूज़ कर लेते हैं तो ये कुछ हद तक जो है ये सेडेशन काज कर लेती है, और अगर इसके साथ अल्कोहल को ऐड किया जाए तो ये मजीद इसकी सेडेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसकी कोई रिस्क फैक्टर हो सकती है। एडवाइज द पेशेंट टू टेक ओरल एंटी एमेटिक्स 1 आवर बिफोर एक्सपोजर टू कंडीशन काज मोशन सिकनेस आर बिफोर ट्रैवलिंग। और हमने पेशेंट को बताना है कि जितनी भी एंटी एमेटिक ड्रग्स है अगर उसको इस्तेमाल किया जाए मोशन सिकनेस के लिए तो कम अज़ कम 1 आवर बिफोर जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेवल हमने उसको इस्तेमाल करना है। तो मतलब यह है कि बिल्कुल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेवल हमने इस्तेमाल नहीं करना है, जस्ट 1 आवर या 45 मिनट या अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर आप लोगों ने स्टार्ट में ट्रेवल को स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी पेशेंट को हम गाइड कर रहे हो मोशन सिकनेस के लिए तो हमने उसको बताना है कि अगर कोई एंटी एमेटिक आप यूज़ कर रहे हो तो तकरीबन 1 आवर बिफोर आप ट्रेवलिंग से पहले इसको जो है वो आप उसको ले लें।